आइए आज हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज की। तो देखिए रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के बारे में जो हमको यहाँ पे फाइंडिंग मिलती है ये हम पूरा फ्लो वॉल्यूम लूप में बात कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए हम फ्लो वॉल्यूम लूप पे ये हम बात कर चुके हैं रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में हमको फाइंडिंग क्या देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे पूरा हम ग्राफ वगैरह सब दिखा दिए हैं। बस रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हमको किस टाइप की होती है, कितने टाइप की, ये हम बात करेंगे कि 2 टाइप की होती है। यहाँ पे देखिए ये बताया गया कि 2 टाइप की होती है, इसकी हम बात करेंगे और इसमें दोनों टाइप में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड थी यहाँ पे ये बात किया गया है। बाकी सारी फाइंडिंग हम डिटेल में बात कर चुके हैं फ्लो वॉल्यूम लूप में। इसी वजह से देखिए यहाँ पे भी इसको हम पुट कर दिए हैं ताकि हमको यहाँ पे अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से हम रेफरेंस देंगे आपको। बाकी सारा क्लियर कर दिए हैं जहाँ पे हम फ्लो वॉल्यूम लूप का बात किए। तो देखिए रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज क्या होता है कि मे लीड टू डिक्रीज लंग वॉल्यूम। तो यहाँ पे लंग वॉल्यूम जो होता है कम हो जाता है। हम पीछे बात करके आ चुके हैं कि देखिए नॉर्मल लंग हमारा इतना बड़ा था और यहाँ पे देखिए नॉर्मल लंग ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है इतना बड़ा है और यहाँ पे देखिए रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में क्या होता है लंग्स की साइज छोटी हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे देखिए लंग्स की फोर्स वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बात करके आ चुके हैं कि फोर्स वाइटल कैपेसिटी होती है यानी टोटल एयर एक्सपायरिंग बाय पर्सन आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ये होता है कम रहता है क्योंकि साइज जब इसकी डिक्रीज हो जाती है तो इसी वजह से यहाँ पे हमको एफवीसी कम देखने को मिलता है और टीएलसी भी कम देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे देखिए नॉर्मल साइज इतनी बड़ी थी, जब ये छोटी हो गई तो लंग्स की साइज छोटी हुई तो टोटल लंग कैपेसिटी ये कम हो गई। पीछे हम अच्छे से बात करके आ चुके हैं, इस वजह से यहाँ पे बहुत डिटेल में हम नहीं समझा रहे हैं इसको। और देखिए यहाँ पे हमको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो होता है नॉर्मल हो सकता है या हो सकता है कि FEV1 अपॉन FVC जो होता है ये ज्यादा भी हो सकता है। तो देखिए हम यहाँ पे बता के आ चुके हैं कि ये जो होता है नॉर्मल भी हो सकता है और ये इंक्रीज भी हो सकता है। और ऐसा क्यों होता है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जब हम इसको निकालते हैं ना FEV1 अपॉन FEV रेशियो, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए ये कम हो रहा है और ये भी कम हो रहा है, दोनों प्रोपोर्शनल कम हो रहे हैं। इस वजह से हमको यहाँ पे ये चीज नॉर्मल देखने को मिलती है। पीछे हम बात करके आ चुके हैं, इस वजह से इसको नहीं बता रहे, इसको वहां से देखिएगा। बस यहाँ पे हम टाइप फोकस करेंगे क्योंकि टाइप को हम बताएंगे और टाइप को थोड़ा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो टाइप में देखिए इसके 2 टाइप होते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए पेशेंट पर्सन विद शॉर्ट सोलो ब्रीथ, यहाँ पे पेशेंट जो होगा ये शॉर्ट और सोलो ब्रीथ लेगा क्योंकि यहाँ पे ना ये लंग्स जब छोटा हो गया और यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज वगैरह प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जो लंग्स का नॉर्मल काम है वो नहीं हो पाएगा, इस वजह से यहाँ पे हमको शॉर्ट और सोलो ब्रीथ देखने को मिलती है। तो ये होगा। अब देखिए टाइप 2 टाइप होते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पेरेन्काइमल, यानी यहाँ पे देखिए नाम से पता चला कि जो लंग्स के पेरेन्काइमा है ना इसमें नहीं इफेक्ट होगा बल्कि दूसरे कुछ होंगे। और दूसरा होता है इंट्रा पेरेन्काइमल, यानी लंग्स का जो पेरेन्काइमा है ये पेरेन्काइमा इफेक्ट होगा। तो देखिए एक्स्ट्रा पेरेन्काइमल में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स जो होता है ना ये अल्टर हो जाता है, यानी रेस्पिरेशन में जैसे क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी होगा और यहाँ पे देखिए नॉर्मल डीएलसीओ। तो ये डीएलसीओ डिफ्यूज लंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ये नॉर्मल रहता है। तो देखिए ये डीएलसीओ का हम इस्तेमाल क्या करते हैं कि लंग्स की जो ये डिफ्यूजन की कैपेसिटी ना कि कितना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे ये एक्सचेंज कर रहा है, इसी को हम डीएलसी में बोलते हैं। और अगर हम नॉर्मल की बात करें तो देखिए 20 to 30 ml पर मिनट पर mmHg ये होता है और इसको हम 70 से 140% बोल सकते हैं। तो नॉर्मल ये होता है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा पेरेन्काइमल में ये डीएलसीओ जो होता है ना, यानी यहाँ पे देखिए पल्मोनरी लेवल पे यहाँ पे कोई परेशानी नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पेरेन्काइमल इशू होता है, इस वजह से डीएलसीओ हमारा नॉर्मल रहता है। और यहाँ पे देखिए नॉर्मल AA ग्रेडियंट, यानी यहाँ पे देखिए ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी का और एलोलर प्रेशर का ग्रेडियंट जो होगा ये नॉर्मल रहेगा। यानी यहाँ पे परेशानी देखिए ऐसे बताएं कि परेशानी यहाँ पे बाहर से आ रही है। ठीक है, बाहर से आ रही है, ये भी अपना प्रॉपर काम कर रहा है, ये भी अपना प्रॉपर काम कर रहा है। इस वजह से लंग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई परेशानी नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा यानी यहाँ पे जो बाहरी स्ट्रक्चर सपोर्ट करने वाले हैं उसमें परेशानी देखने को मिलेगी। तो देखिए कौन से हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस की वजह से देखने को मिल सकता है या इसी तरीके से देखिए चेस्ट वॉल एब्नॉर्मलिटीज की वजह से हमको रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज देखने को मिलेगा, यानी लंग्स जो होंगे रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। लंग्स के पेरेन्काइमा में कोई परेशानी नहीं हुई है, बस यहाँ पे बाहरी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट की जिसकी वजह से यहाँ पे हमको लंग्स का फंक्शन कम देखने को मिला। तो देखिए यहाँ पे रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस की वजह से जैसे पोलियो है, माइस्थेनिया ग्रेविस है या गुलियन-बारी सिंड्रोम है या इसी तरीके से ALS है, एट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, तो इन सारी कंडीशंस में हमको रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस देखने को मिलता है। इस वजह से यहाँ पे लंग्स अपना काम नहीं कर पाते हैं। या इसी तरीके से देखिए चेस्ट वॉल एब्नॉर्मलिटीज, चेस्ट वॉल एब्नॉर्मलिटीज में जैसे स्कोलियोसिस है या सीवियर ओबेसिटी, तो इन सारी कंडीशन में क्या होता है कि लंग्स जो होता है ये प्रॉपर अपना काम नहीं कर पाता है। तो ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा पेरेन्काइमल रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लंग्स की साइज छोटी हो जाएगी क्योंकि ये सारे मैकेनिज्म से, और लंग्स लेकिन जो लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर है नॉर्मल है, बार बार हम यही बोल रहे हैं। और दूसरा जो होता है देखिए मेन हमारा जो होता है ये होता है कि इंट्रा पेरेन्काइमल, यानी यहाँ पे लंग का जो स्ट्रक्चर है ना, लंग का पेरेन्काइमा जो है इसी पेरेन्काइमा में हमको परेशानी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए डिफ्यूज पेरेन्काइमल लंग डिजीज, तो यहाँ पे पेरेन्काइमल लंग डिजीज होगी और इसी को हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम ILD या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज भी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिएगा होगा कि ये पल्मोनरी कॉज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पल्मोनरी कॉज नहीं था, यहाँ पे क्या था कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी ये था और ये देखिए ये पल्मोनरी होगा। ठीक है, तो ये पल्मोनरी होगा और यहाँ पे देखिए डिफ्यूज लंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ये कम हो जाएगी। तो डीएलसीओ जो होगा यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जब पेरेन्काइमा इफेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज करने की जो कैपेसिटी है ये कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूजन जो होगा यहाँ पे अफेक्टेड हो जाएगा और इसी वजह से देखिए यहाँ पे बताया गया कि एल्वेलर और आर्ट्रियल जो है ये ग्रेडियंट हमको इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एल्वेलाई में ज्यादा ऑक्सीजन देखने को मिलेगा और
आर्टरीज में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो पा रही है। जबकि यहाँ पे हम बात किए थे कि यहाँ पे जो चीज हो रही थी, यहाँ पे जितना यहाँ था उतना यहाँ पे था, इस वजह से इसमें ग्रेडियंट 0 या मिनिमम था, लेकिन यहाँ पे ग्रेडियंट हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पेरेन्काइमल डिजीज है। तो ये चीज हुई। अब देखिए कौन कौन से कॉज हो सकते हैं, तो यहाँ पे सारे कॉज बताए गए हैं और कॉज का हल्का हल्का मैकेनिज्म हम बता देंगे कि कॉज में होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमको बताया गया कि यहाँ पे न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है। तो न्यूमोकोनियोसिस जो होता है ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज कॉज करता है। तो न्यूमोकोनियोसिस में जैसे देखिए कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस है और सिलिकोसिस है, एस्बेस्टोसिस है, इसी तरीके से बेरिलियोसिस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारी बात करके आ चुके हैं इस पे कि ये ऑक्यूपेशनल डिजीज है और इसमें से मोस्ट कॉमन जो होता है ये हमारा सिलिकोसिस होता है, ठीक है। तो इस पे हम न्यूमोकोनियोसिस पे अलग से वीडियो बना चुके हैं, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। और दूसरा देखिए सार्कोइडोसिस है। तो सार्कोइडोसिस देखिए इस पे भी हम वीडियो बना चुके हैं। ये क्या होता है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है और यहाँ पे हमको बाइलेटरल हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलती है, ठीक है। तो बाइलेटरल हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी, नहीं लंग्स के जो हाइलम है यहाँ पे हमको लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलती है और यहाँ पे देखिए हमको नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे हम बात करें तो देखिए सीरम में हमको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इंक्रीज देखने को मिलता है, इसी तरीके से कैल्शियम इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सार्कोइडोसिस है और ये सार्कोइडोसिस जो होता है ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें लंग्स इफेक्ट होता है और ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है और ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कॉज करता है, यानी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो ये सार्कोइडोसिस हो गया। और उसको फिर देखिए इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो है जब लंग्स की फाइब्रोसिस हो जाएगी, इस वजह से लंग्स के पेरेन्काइमा डैमेज हो जाएंगे और हमको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गई। उसके बाद फिर देखिए बताया गया ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस। तो देखिए ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस में क्या होता है कि यहाँ पे हमको ग्रेनुलोमा देखने को मिलता है और पैची नेक्रोसिस देखने को मिलता है आर्टरी और वेन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको ग्रेनुलोमा और पैची नेक्रोसिस आर्टरी और वेन में देखने को मिलता है और इसी को हम वैगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेनुलोमा की वजह से हमको यहाँ पे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज देखने को मिलेगा और ये डीएलसीओ वगैरह को डिक्रीज कर देगा। तो ये भी इंट्रापेरेन्काइमल रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज कॉज करता है। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर देखिए हम बात की पल्मोनरी लैंगर-हैंस सेल्स हिस्टोसाइटोसिस। तो देखिए पल्मोनरी लैंगर-हैंस सेल्स हिस्टोसाइटोसिस क्या होता है कि ये पहली बात तो स्मोकिंग से एसोसिएट होता है, ठीक है। ये स्मोकिंग से एसोसिएट होता है और यहाँ पे देखिए होता क्या है कि इसिनोफिलिक ग्रेनुलोमा हमको देखने को मिलते हैं। तो ये इसिनोफिलिक ग्रेनुलोमा देखने को मिलते हैं और इसमें देखिए क्या होता है कि कॉजिंग सिस्ट इन लंग। तो लंग्स में ये देखिए ये सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो लंग्स में ये सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी लैंगर-हैंस सेल्स हिस्टोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे देखिए एक बहुत ही चीज इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है पल्मोनरी लैंगर-हैंस सेल्स हिस्टोसाइटोसिस में कि यहाँ पे हमको बेरबेक ग्रेन्यूल देखने को मिलता है। और ये बेरबेक ग्रेन्यूल क्या होते हैं ना, तो ये बेरबेक ग्रेन्यूल देखिए बताया कि ये CD1A सेल होते हैं जो कि देखने में स्मॉल रॉड लाइक होते हैं और यहाँ पे देखिए हमको बल्ब का एंड देखने को मिलता है। देखिए स्मॉल रॉड लाइक होते हैं और हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो ऐसा दिखते हैं। और यहाँ पे देखिए बल्ब टाइप देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं टेनिस रैकेट अपीयरेंस। तो ये टेनिस रैकेट अपीयरेंस ये हमको देखने को मिलता है लैंगर-हैंस सेल्स हिस्टोसाइटोसिस में। और ये लैंगर-हैंस सेल्स हिस्टोसाइटोसिस जो होता है ये भी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। और उसके बाद देखिए हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, ये भी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कॉज करता है। और ये देखिए हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस क्या होता है कि ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है, ठीक है। टाइप 4 होती है और टाइप 3 भी होती है, लेकिन ज्यादा टाइप 4 होती है। और ये होती क्या है, तो देखिए रिपीटेड एक्सपोजर टू ऑर्गेनिक डस्ट। तो ऑर्गेनिक डस्ट से रिपीटेड एक्सपोजर होता है, इस वजह से हमको हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस देखने को मिलती है, यानी लंग्स के पेरेन्काइमा का हमको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा और ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, ठीक है। और इसको देखिए हम एक्सटेंसिक एलर्जिक एल्वोलाइटिस भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे हम इसका बता दिए। और उसका फिर देखिए हम बताएं कि ड्रग टॉक्सिसिटी। तो ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह से भी हमको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज देखने को मिलती है। और ड्रग टॉक्सिसिटी में देखिए दो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, एक बिलियोमाइसिन और दूसरा एम्यूड्रोन, ठीक है। तो बिलियोमाइसिन ये देखिए ब्रेक डीएनए स्ट्रक्चर, तो डीएनए के स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है। और ये एम्यूड्रोन जो होती है ये हमारी क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग होती है। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कॉज करने में। इसी तरीके से देखिए ब्यूसल्फेन और मीथोट्रेक्सेट ये दोनों भी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कॉज करती हैं। तो ये ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह से भी हमको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज देखने को मिलेगा। और उसके अलावा देखिए हमको बताया गया कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में भी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज देखने को मिलती है। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में कि नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है। जब पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा तो अपने आप डीएलसीओ कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसको भी हम यहाँ पे बताएं कि ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कॉज करती है। तो इतने सारे कॉज हो गए ना, ये सारे के सारे जो होते हैं ये हमारा इंट्रापेरेन्काइमल लंग डिजीज कॉज करते हैं, यानी इंट्रापेरेन्काइमल रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज कॉज करते हैं। इसके साथ साथ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि रेडिएशन इंड्यूस्ड लंग इंजरी, कि रेडिएशन की वजह से हमको लंग इंजरी देखने को मिलती है। तो ये भी हमारी जब लंग इंजरी होगा तो लंग का पेरेन्काइमा इंजर हो रहा है, इसी वजह से इसको भी हम कैटेगराइज करेंगे इंट्रापेरेन्काइमल लंग डिजीज में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एसोसिएटेड विद प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन रिलीज। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब रेडिएशन इंड्यूस्ड लंग इंजरी होती है तो यहाँ पे प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन रिलीज होते हैं, जैसे कि ट्यूमर
नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6, ठीक है। तो ये जो होते हैं लंग्स में इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं और इन्फ्लामेशन की वजह से यहाँ पे हमको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज देखने को मिलती है, यानी इंट्रापेरेन्काइमल लंग डिजीज देखने को मिलती है, जो कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, ठीक। तो ये चीज हुआ। और यहाँ पे देखिए अब बताया जा रहा है कि रेडिएशन इंड्यूस्ड लंग इंजरी जो होती है, ये बताया गया कि मे बी एसिम्प्टोमेटिक बट मोस्ट कॉमन सिम्टम आर ड्राई कफ, कि जब रेडिएशन इंड्यूस्ड लंग इंजरी होगी तो ये हो सकता है कि एसिम्प्टोमेटिक हो, लेकिन इसका जो सिम्टम प्रेजेंट होगा तो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो होता है ये ड्राई कफ होता है, और इसी तरीके से डिस्निया होता है, और लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है प्रेजेंट रहे, लेकिन मोस्ट कॉमन सिम्टम जो होता है ये हमारा ड्राई कफ होता है, ठीक है। ड्राई कफ, डिस्निया और लो ग्रेड फीवर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये रेडिएशन इंड्यूस्ड लंग इंजरी का हम सिम्टम बता दिए। और उसका तो देखिए यहाँ पे रेडिएशन इंड्यूस्ड लंग इंजरी में जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन रिलीज होते हैं, ये कैसे डैमेज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि शुरू में क्या होता है कि एक्यूट रेडिएशन न्यूमोनाइटिस डेवलप होते हैं, ठीक है। तो एक्यूट रेडिएशन न्यूमोनाइटिस जब डेवलप होगा तो ये कब डेवलप होगा कि जब यहाँ पे हम रेडिएशन देंगे ना, तो यहाँ पे प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन रिलीज होंगे। इसके 3 से 12 हफ्ते के बीच में यहाँ पे हमको एक्यूट रेडिएशन न्यूमोनाइटिस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या होता है कि एक्सोडेटिव फेज आती है, यानी एक्सोडेट यहाँ पे रिलीज होते हैं, ठीक है। तो एक्सोडेट रिलीज होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट रेडिएशन न्यूमोनाइटिस। उसके बाद जब टाइम ज्यादा गुजरता है ना, तो यहाँ पे देखिए 12 हफ्ता यानी ये लगभग 3 महीने के बाद किया है, और फिर 3 महीने के बाद फिर देखिए 6 महीने से 12 महीने के बीच में हमको रेडिएशन फाइब्रोसिस देखने को मिलती है, ठीक है। तो रेडिएशन फाइब्रोसिस पहले हमको यानी यहाँ पे रेडिएशन न्यूमोनाइटिस देखने को मिलेगी 1 से 3 महीने के बीच में, और फिर ये 6 महीने से 12 महीने के बीच में इसी के हमको फाइब्रोसिस देखने को मिलती है, ठीक है। रेडिएशन फाइब्रोसिस में डेवलप आफ्टर 6 to 12 आवर, तो 6 से 12 महीने के बाद हमको रेडिएशन फाइब्रोसिस भी देखने को मिलेगी। बहरहाल क्या है, ये दोनों जो है देखिए ये लंग्स का पेरेन्काइमा ही यहाँ पे डैमेज हो रहा है, इस वजह से इसको बताया गया कि ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में इसको कैटेगराइज किया गया। तो यहाँ पे देखिए हम रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में बता दिए, सारी फाइंडिंग पहले हम बता चुके हैं, ठीक है। फाइंडिंग में हम ज्यादा फोकस नहीं किए, बस यहाँ पे किस किस वजह से देखने को मिलता है ये सारा हम यहाँ पे बता दिए, और सबका मैकेनिज्म भी जहाँ तक पॉसिबल था हम यहाँ पे आपको क्लियर करके बता दिए, ठीक है। सबका मैकेनिज्म बता दिए। और यहाँ पे हम पल्मोनरी लैंगर-हैंसेल हिस्टोसाइटोसिस का बताया कि यहाँ पे हमको टेनिस रैकेट अपीयरेंस देखने को मिलता है, और यहाँ पे देखिए लंग्स के अंदर हमको सिस्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और सार्कोइडोसिस का बताया कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे बताएं हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस जो होता है ये ऑर्गेनिक डस्ट के रिपीटेटिव एक्सपोजर के देखने को मिलता है, और ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी भी हो सकता है, और इसको हम टाइप 3 भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसमें पाई जाती है, ठीक है। अगर हमारा एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तो टाइप 4 सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे दोनों तरह की होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हम बताएं। और ARDS हम बताया कि ARDS में हमको नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है, इस वजह से गैसियस एक्सचेंज जो होता है प्रॉपर नहीं पता है, नहीं DLCO कम हो जाता है, इसी वजह से इसको भी हम यहाँ पे कैटेगराइज किए। और सार्कोइडोसिस के बारे में हम बताया कि ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, लेकिन मोस्ट कॉमनली इसमें लंग्स अफेक्ट होता है। यहाँ पे हमको हाइलर लिम्फ एडेनोपैथी और नॉन कैजेटिंग ग्रेनुलोमा देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे AC और कैल्शियम इंक्रीज हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए हम 2 टाइप बताए थे, एक टाइप बताया कि एक्स्ट्रा पेरेन्काइमल यानी पे लंग्स के जो पेरेन्काइमा है बिल्कुल सही रहेंगे, यहाँ पे जो होंगे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जैसे रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस हमको देखने को मिलेगा, या हो सकता है कि चेस्ट वॉल एब्नॉर्मलिटीज की वजह से लंग्स अपना प्रॉपर फंक्शन ना कर पाए और सिकुड़ जाए, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा हम बताया कि लंग्स के पेरेन्काइमा की डिसीज, और लंग्स के पेरेन्काइमा देखिए यहाँ पे हम सारा बता दिए ना, इसी पर हम ज्यादा फोकस किए। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे बता दिए। और ये DLCO हम बताया कि DLCO का अगर हम फुल फॉर्म देखें ना, तो यहाँ पे डिफ्यूज लंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, लेकिन यहाँ पे इसके जरिए हम ये चेक करते हैं कि लंग्स के अंदर कितना ज्यादा गैसियस एक्सचेंज की कैपेसिटी है, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज की कैपेसिटी कितना है, और नॉर्मल हम बताया कि 20 to 30 ml पर मिनट पर mmHg होता है, लेकिन डिफ्यूज पेरेन्काइमल लंग डिजीज में ये कम हो जाता है, जबकि एक्स्ट्रा पेरेन्काइमल डिजीज में ये नॉर्मल रहता है।